तो बच्चों पिछली क्लास में हमने देखा कि कोई भी वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स कंपोनेंट कैसे लिखें और वाई कंपोनेंट कैसे लिखें, बहुत डिटेल में हमने एनालिसिस किया था वहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, राइट। सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो बच्चों कि एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल है 37 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ऑफ कोर्स और ये वर्टिकल डायरेक्शन है ये। तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक ऐसा एक कार है जो कि इधर स्लाइड कर रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका बताना है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट भाई? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो बच्चों यहां देख के आपके दिमाग में एक बात आया होगा, ये चल तो इधर रहा है, मतलब इधर रहा है। अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहां पे ड्रॉ करते हैं, सपोज मतलब एक्स एक्सिस इसी को एक्सटेंड करके बना दिया और वाई एक्सिस ये है, मतलब चल तो ऐसे रहा है, मतलब ये 37 तो ये भी 37। मतलब अगर बच्चों एक्स वाई प्लेन पर देखो यहाँ पर तो ये ऐसे चल रहा है 37 डिग्री पे। एरो का लेंथ कितना लेना पड़ेगा मैग्नीट्यूड वाइज? 40, तो ये 40 मीटर पर सेकंड है, तो 40 यूनिट लेंथ ले लिया। अब ये हो गया बच्चों Vx और ये हो गया Vy। तो Vx यहाँ पे कितना हो गया बच्चों? देखो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब 40 cos 37 डिग्री आई कैप, यानी 40 इंटू 4/5 आई कैप, मतलब 32 आई कैप। Vy क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इधर आएगा। इस ट्रायंगल में चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 37 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, मतलब 40 साइन 37 डिग्री यहाँ पे माइनस जे कैप लिखना पड़ेगा बच्चों, यानी कि 40 इंटू 3/5 माइनस जे कैप, मतलब -24 जे कैप। मतलब वेलोसिटी को हम ऑलवेज यहाँ पे क्या लिखेंगे? Vx प्लस Vy, यानी कि Vx हो गया बच्चों 32 आई कैप, मीटर पर सेकंड में है, -24 जे कैप। दोनों मिल गया अलग अलग, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब हॉरिजॉन्टल यहाँ। ये सिंपली देख के ऐसे ही आप लोग कभी भी कर सकते, जैसे कोई फोर्स दे दिया यहाँ पे आपको, एक फोर्स ऐसे लग रहा है फोर्स, मान लो ये यहाँ से 30 डिग्री पे लग रहा है, मतलब फोर्स एक्चुअली इसको ट्रांसलेट करवा दो, टेल को ओरिजिन पे ला दो, ये 30 डिग्री है। अभी जितना भी न्यूटन का है इसको ब्रेक कर दो तो ये Fx हो गया, ये Fy हो गया। समझ में आया कि नहीं है? कोई अगर फोर्स ऐसे है, सपोज कोई अगर फोर्स ऐसे है, मतलब टेल ऐसे ला दो तो ऐसे हो गया, ये Fx हो गया, ये Fy हो गया। मतलब लाइफ बहुत आसान है अगर आप देखो तो। यहाँ मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कब से, सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, अच्छी बात है। तो बच्चों जो हम कंपोनेंट पता कर रहे हैं ना, कंपोनेंट पता कर रहे हैं ना, तो एक कॉन्सेप्ट और यहाँ देख लो। कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान से देखना, कि मान लो ये कोई गिवन डायरेक्शन है, ध्यान से सुनना, ये कोई गिवन डायरेक्शन है और अपने पास एक वेक्टर है ए वेक्टर है। इस डायरेक्शन के साथ एक थीटा एंगल बना रहा है बच्चों, ठीक है। तो बोलेगा कंपोनेंट और प्रोजेक्शन भी बोल सकता है आपको यहां पर। प्रोजेक्शन ऑफ ए along the given direction, ये कैसे पता करोगे? तो सबसे पहले एक काम करना बच्चों, गिवन डायरेक्शन के लिए एक लाइन बना लेना है ऐसे एरो दिखाते हुए, ठीक है। दूसरा काम ये करना है आपको कि इस ए वेक्टर का टेल जो है किसी एक पॉइंट पे आके टच करवा देना है कि वहीं से चालू है, मतलब किसके पॉइंट पे? डायरेक्शन को शो करने वाले लाइन के किसी पॉइंट पे टच करवा देना है, ठीक है। अब क्या करना है, हेड से ले लेना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन वाले लाइन पे।
जहाँ पे कॉमन टेल था और जहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, यही हो जाता है बच्चों कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग द गिवन डायरेक्शन। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इसकी मैग्नीट्यूड ये है तो इसका जो लेंथ हो जाएगा वो ए कॉस थीटा अलोंग ए गिवन डायरेक्शन हो जाएगा बच्चों ए कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में हमको लेना था कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट देखो इसी डायरेक्शन में आया है। यहाँ पे थीटा क्या है, इस केस में थीटा हमने एक्यूट ले लिया है, तो यहाँ कॉस थीटा पॉजिटिव है यानी ए कॉस थीटा पॉजिटिव है, मतलब गिवन डायरेक्शन में कंपोनेंट इसका पॉजिटिव है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि गिवन डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निगेटिव आ जाए। ऐसा क्यों सर? मान लो बच्चों कि यहाँ एक गिवन डायरेक्शन है और कोई वेक्टर है बी वेक्टर यहाँ पर, और बी वेक्टर कुछ इस टाइप से एंगल बना रहा है। यहाँ पे बी वेक्टर जो है इसके साथ कुछ बीटा एंगल बना रहा है। तो अगर बोलेगा कि कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग गिवन डायरेक्शन, तो बच्चों ये हो जाएगा गिवन डायरेक्शन में प्रोजेक्शन जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू बी कॉस बीटा। ये बीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, इस डायरेक्शन के साथ। यहां पर बच्चों देखने में क्या लग रहा है, बीटा ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस है, यानी कि कॉस बीटा लेस देन जीरो है। इसका मतलब है बच्चों कि बी कॉस बीटा भी लेस देन जीरो है। बी तो मैग्नीट्यूड है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव है। मैंने क्या बताया था एक और टेक्निक कि क्या करना है, टेल तो कॉमन लेना है और लाइन को एक्सटेंड करो, है ना। ये डायरेक्शन है तो भाई यहाँ से भी चालू हो सकता है, कहीं से चालू हो सकता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ले लिया, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ही प्रोजेक्शन है टेल के पॉइंट से यहाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक। तो बच्चों हमको प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में चाहिए था, पर दिख किस डायरेक्शन में रहा है, इस डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। उसी का मतलब हो गया कि भाई साहब निगेटिव प्रोजेक्शन आ गया। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में हम पता कर रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअल में प्रोजेक्शन है। समझ में आया? तो ये बी कॉस बीटा हो गया और इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा बी कॉस बीटा के मैग्नीट्यूड के बराबर। यहाँ पे कुछ एंगल फाई वाई मान के भी चल सकते हो आप, वो आप सोल्व कर लेना, है कि नहीं। मैंने दिखा दिया भाई किसी डायरेक्शन में वेक्टर का प्रोजेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो कब हो सकता है, जब एंगल बच्चों 90 डिग्री हो जाए, मतलब प्रोजेक्शन आएगा ही नहीं। जब थीटा 90 डिग्री हो जाए, यहाँ पर मान लो कि इस डायरेक्शन में किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर सी वेक्टर का, और सी वेक्टर यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। देखो ये सी वेक्टर है, ये ऑलरेडी इस डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर है। तो अगर हेड से फुट ऑफ परपेंडिकुलर लोगे तो यहीं आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा जहाँ से परपेंडिकुलर था। तो यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है, 0। यानी अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो प्रोजेक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, या फिर कंपोनेंट 0 हो जाएगा, या फिर कंपोनेंट 0 हो जाएगा। अगर वेक्टर और गिवन डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो तो वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग द गिवन डायरेक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई इस पॉइंट से हम कहाँ चल रहे थे, कॉमन टेल से फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक। तो कॉमन टेल यही और फुट ऑफ परपेंडिकुलर यही। समझ गए कि नहीं। इसीलिए कोई वेक्टर अगर x के अलोंग होगा बच्चों, उसका y के अलोंग प्रोजेक्शन 0 हो जाता है, क्योंकि x के अलोंग वेक्टर है और y डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। अगर कोई वेक्टर सिर्फ y के अलोंग हो तो x के अलोंग उसका प्रोजेक्शन 0 हो जाता है। कोई वेक्टर अगर z के अलोंग हो तो x के अलोंग या y के अलोंग उसका प्रोजेक्शन 0 हो जाता है, क्योंकि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस। तीनों के अलोंग अलग अलग काम करके हम साथ में लिख देते हैं, क्योंकि तीनों का एक दूसरे में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। तीनों का ये प्रोजेक्शन का मतलब कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में प्रभाव को भी बता रहा है, एक तरीके से कंट्रीब्यूशन को बता रहा है एक तरीके से। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी भी वेक्टर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसीलिए स्पेस में तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम इंडिपेंडेंटली ट्रीट करते हैं, या प्लेन में दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम इंडिपेंडेंटली ट्रीट करते हैं।
ऐसे 4 डायरेक्शन है प्लेन में और 6 डायरेक्शन, बट एक्स एक्सिस को एक ही मान के चलते हैं, वाई एक्सिस को एक ही मान के चलते हैं, जेड एक्सिस को एक ही मान के चलते हैं। ठीक है, ये कहने के तरीके के लिए कि आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म में दिखा देंगे। वैसे माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप भी है, तो 6 हो जाए ना डायरेक्शन, इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस। पर आई कैप और माइनस आई कैप तो डिपेंडेंट है ना इसीलिए 3 ही इंडिपेंडेंट, राइट। तो बच्चों अब हम थोड़ा सा एंट्री मारने वाले हैं स्पेस वाले वेक्टर में, मतलब 3D में वेक्टर्स कैसे लिखेंगे। तो बच्चों आप गौर फरमाएं, ज़रा ध्यान से देखें, थोड़ा यहाँ पे रुके, क्योंकि बच्चों यहाँ पे अभी भी हम थोड़ा सा प्लेन ही डिस्कस करेंगे। आप कहेंगे कि सर प्लेन क्यों डिस्कस कीजिएगा, कर रहे हैं फिर बताएंगे आपको। एक्स वाई ये हो गया जेड। अब बच्चों आप यहाँ देखिए, प्लेन ही डिस्कस करेंगे अभी। ये वाला प्लेन कौन सा है बच्चों, एक बात बताओ, ये अगर प्लेन आ गया तो ये एक्स वाई प्लेन है कि नहीं है? अच्छी बात है। ये बच्चों ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन कौन सा प्लेन है बच्चों? ये वाला प्लेन है वाई जेड प्लेन। और ये वाला प्लेन कौन सा है बच्चों? ये प्लेन। ये प्लेन कौन सा है बच्चों? ये है एक्स जेड प्लेन। अच्छी बात है। अगर कोई वेक्टर बच्चों एक्स वाई प्लेन में होता था, जैसे ऐसे हो गया, कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में होता था तो इसका जेड कंपोनेंट 0 हो जाता था। क्यों भाई? एक्स वाई प्लेन जो भी है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो है जेड एक्सिस। मतलब एक्स वाई प्लेन में जो वेक्टर होगा वो जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि जेड के अलोंग इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा। अगर कोई वेक्टर इसी तरह से वाई जेड प्लेन में होता तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो 0 हो जाता। उसी तरह से अगर कोई वेक्टर एक्स जेड प्लेन में हो जाता तो उसका वाई कंपोनेंट, यहाँ पे अगर ए वेक्टर है तो इसका ए जेड 0 है। यहाँ पे अगर बी वेक्टर है तो इस बी वेक्टर का, जो कि वाई जेड प्लेन में है, बी एक्स 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे बच्चों अगर मान लो कोई सी वेक्टर है तो इसका सी वाई 0 है। क्यों भाई? क्योंकि ये जे एक्स जेड प्लेन है, मतलब वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसमें जो भी वेक्टर होगा वाई एक्सिस उसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब वाई के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं होगा। एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन, जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन एंड वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स जेड प्लेन। ठीक है, तो अगर कोई वेक्टर एक प्लेन में होगा तो एक एक्सिस बच जाएगा, उसके अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं होगा, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इतना ही बताना है। मतलब एक्स वाई प्लेन में अगर कोई चल रहा है तो जेड एक्सिस के अलोंग उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। मान लो कि ये फ्लोर एक्स वाई एक्सिस है, इस पर मैं चल रहा हूँ तो मैं ऊपर नीचे थोड़ी हो रहा हूँ भाई। मैं सामने वाले वाल पे अगर चल रहा हूँ, कोई चिट्ठी चल रही है सामने वाले वाल पे, तो ऐसे ऐसे थोड़ी ना हो रही है। कोई अगर उधर वाले वाल पे चल रही है तो सिर्फ ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे ऐसे थोड़ी ना हो रही है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? क्योंकि जो थर्ड एक्सिस होगा वो 2 एक्सिस से बने हुए प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए जो उस प्लेन में वेक्टर होगा उसका कंपोनेंट, एक जो तीसरा एक्सिस बच गया उसके अलोंग 0 होगा। ज़्यादा बात करने की जरूरत यहाँ नहीं है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D, इतनी बातें हमने कर ली हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D मतलब अब स्पेस में बात करेंगे, अब प्लेन में हम नहीं हैं। मतलब हम लोग अपना एक कन्वेंशन है कि एक्स वाई जेड एक्सिस बनाएंगे और उसी के अलोंग हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, एक्स वाई जेड एक्सिस बनाएंगे और उसी के अलोंग हम लोग बात बढ़ाएंगे। अच्छी बात है। एक्स वाई प्लेन में हम क्या कर रहे थे बच्चों? सबसे पहले याद कर लेते हैं फिर से। पहले वेक्टर एक्स, फिर ए वाई, और एक्स प्लस ए वाई ए हो जा रहा था। तो अब बच्चों एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड करेंगे, क्योंकि अगर स्पेस में कोई वेक्टर है
तो ये हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि ax इज़ नॉट इक्वल टू 0, ay इज़ नॉट इक्वल टू 0 और az इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये अभी मान के चलो, है कि नहीं? अच्छी बात है बच्चों। तो किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? अगर कोई ए वेक्टर है यहाँ पे तो हम ऐसे लिखेंगे बच्चों ए वेक्टर को, पहले ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर प्लस az वेक्टर। मैं बताऊंगा, इसको दिखाऊंगा भी कैसे क्या कर रहा हूँ मैं, है कि नहीं? मैं तो पहले आपको रूम में ही इमेजिन करवाने वाला था कि पहले ax वेक्टर, फिर सॉरी ay वेक्टर, फिर az वेक्टर, ax वेक्टर सॉरी ax वेक्टर, ay वेक्टर प्लस az वेक्टर, मतलब ऐसे वेक्टर, ऐसे 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 का मतलब ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे 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 मतलब हेड टेल अरेंजमेंट हो गया, इसका मतलब रिजल्ट ऐसे। समझ में आ जाएगा यहाँ पे, आप टेंशन मत लीजिए। इसको बच्चों हो सकता है मैं रीअरेंज करके भी लिखूँ, क्लियर दिखने के लिए रीअरेंज करके बाद में मैं लिख सकता हूँ। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax वेक्टर प्लस az वेक्टर प्लस ay वेक्टर, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 फोर्स है f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर तो उसको लिख सकते हैं f2 वेक्टर प्लस f1 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर, या फिर f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर प्लस f1 वेक्टर। किसी भी ऑर्डर में लिखो, चेंज नहीं होता, ठीक है? अच्छी बात है। तो बच्चों हम एक प्यारा सा काम करने वाले हैं, शांति बना के यहाँ देखते रहिए, ऑर्डर का टेंशन मत लीजिए आप। ये बच्चों अपना वाई एक्सिस कायदे से, ये बच्चों एक्स एक्सिस अपना कायदे से, ये वाई एक्सिस अपना कायदे से, और एक बना रहे हम बच्चों जेड एक्सिस से अपने कायदे से हो गया, ये अपना है जेड एक्सिस। अच्छी बात है। तो हम जो वेक्टर यहाँ पे फॉर्म करने वाले हैं बच्चों, आप ध्यान से देखिए, ये है ओरिजिन पे पहला वेक्टर लेंगे, मतलब 3D में वेक्टर को कैसे शो करेंगे? एक x के अलॉन्ग वेक्टर प्लस एक y के अलॉन्ग वेक्टर प्लस एक z के अलॉन्ग वेक्टर, और वापस ब्रेक कर देंगे तो ये ब्रोकन फॉर्म में ही है कि नहीं? हेड टेल रूल, मतलब ये अपना हो गया बच्चों x वेक्टर, ये हो गया बच्चों ay वेक्टर। और अब कायदे से आप देखोगे तो सही आ रहा है क्या? 1 मिनट, सही आना पड़ेगा, सही आना पड़ेगा। एक मिनट, थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा बच्चों, ऐसे थोड़ा। अब ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा और क्लियर दिखने के लिए ay को और बड़ा कर देते हैं। ये ay हो गया बच्चों, और ये हो गया az। जो az आपको दिख रहा है ना बच्चों, ऐसे है, z एक्सिस ऐसे है। अब प्लेन में हम कैसे दिखाएं? मेरे पास क्या ऑप्शन है, इसीलिए हमको ऐसा दिखाना पड़ा आपको, है कि नहीं? राइट। तो अब बच्चों ध्यान से एक चीज़ गौर कीजिए आप, मैं कुछ फॉर्म करने वाला हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, ऐसे कुछ तो करूँगा, ठीक है? फिर यहाँ से एक, फिर इसके पैरेलल az के पैरेलल एक लाइन खींचूँगा। az के पैरेलल मतलब बच्चों कहीं ना कहीं इसके पैरेलल। अच्छी बात है, ठीक है बच्चों। अब फिर से मैं इसके पैरेलल भी एक लाइन खींचूँगा ऐसे, ठीक है? मैं फिर यहाँ पे मुड़ा था, इसके पैरेलल एक लाइन खींचूँगा, ठीक है? मैं अब ऐसे करूँगा, मैं अब ऐसे ज्वाइन करूँगा, और मैं ऐसे ज्वाइन करूँगा, ठीक है बच्चों? थोड़ा सा हाँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अपने पास एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, और तीसरा वेक्टर ऐसे है। तो एक जो मेन वेक्टर है अपना, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब बच्चों मेन वेक्टर अपना क्या है? ये है। ये आपको देखने में लग रहा है कि ये क्यूबॉइड बन गया है अपना, और ये जो ए वेक्टर है वो क्यूबॉइड का क्या है? डायगोनल है। मतलब ओरिजिन से हम स्टार्ट किए,
इस साइड पे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, कैसे गए, ऐसे, ऐसे और ऐसे, मतलब ऐसे, ऐसे और ऐसे। इस रूम को मान लो ये एक रूम बन गया बच्चों, ये एक हॉल बन गया। तो हॉल का अपना ये वाला कॉर्नर है, पहले एक्स, ठीक है, फिर ए वाई, फिर ए जेड, मतलब इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर को ओरिजिन मान लो, इस साइड कॉर्नर, इस कॉर्नर को ओरिजिन मान लो, यहीं पे वेक्टर का क्या है, टेल है। तो यहाँ से लेके एकदम वहाँ तक चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही तो हुआ है। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो मतलब यहाँ से ऐसे, 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 मतलब यहाँ से ऐसे, मतलब एक क्यूबॉइड बना है। ये 6 सरफेस है, 2 सरफेस, 2 सरफेस, 2 सरफेस, दिख रहा है कि नहीं? यानी यहाँ क्यूबॉइड का जो एक डायगोनल है वही मेन वेक्टर ए वेक्टर है। मतलब यहाँ पे ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। हम दोबारा से लिख दे रहे हैं, ये एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, ये वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है। आई कैप जे कैप के कैप चिपका हुआ है। मेरे को लग रहा है कि अब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान से देखिए आप, हम कैसे भी जा सकते थे यहाँ पर, यहीं पे पहुँचते एक्चुअली में। अगर हम इसको कुछ दूसरे तरीके से लिख देते, कैसे लिख देते, ए एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई, मतलब ए एक्स ए जेड, तो ये भी तो ए जेड है क्योंकि देखो ये और ये पैरेलल है, तो ये भी तो ए जेड है प्लस ए वाई, फिर यहीं पहुँचते। किसी भी ऑर्डर में तुम चलो, ए एक्स प्लस ए जेड फिर से ए वाई, फिर यहीं पहुँचते कि नहीं पहुँचते? किसी ऑर्डर में चलो, ए जेड पहले करते अगर तो ए जेड, फिर अगर ए वाई करते तो ए वाई, और फिर ए एक्स करते तो फिर यहाँ से यहाँ। यानी कि टेल वही पॉइंट है हर बार, हेड भी बार बार वही पॉइंट आ रहा है। किसी तरीके से चलो, पहले आप क्या करते, पहले ए वाई चलते तो ठीक है भाई, पहले ए वाई चल लिए हम, देख रहे हो पहले ए वाई चल रहे हैं। फिर हम क्या करते, ए जेड चलने का मन है तो ए जेड चल लिए, फिर ए एक्स चल लिए, तो फिर यहीं आ गए। मतलब किसी ऑर्डर में लिखो आप, इसी वेक्टर पे पहुंचोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छी बात है। तो भाई साहब, इस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे लिखें? बाकी चीज़ें तो हम देख ली, ब्रेक करना हमने सीख लिया। अगर आप यहाँ का पॉइंट लिखना चाहते हो, हेड किस पॉइंट पर लोकेटेड है, तो क्या लिखोगे भाई, इधर कॉमा इधर कॉमा इधर। मतलब अगर हेड 3, 4, 5 पर है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि 3 पहले इधर चला, 4 पहले इधर चला, 5 फिर इधर चला। यानी कि हेड क्या लिखोगे, 3 उधर चला मतलब 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, और टेल ओरिजिन पे है, तो यही जो है मेन वेक्टर हो गया, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। समझे कि नहीं? ऐसा सारा काम हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, टेल को ओरिजिन पे रख के कर रहे हैं। इतना चीज़ समझ में आ गया आपको? ऐसे हम लिख सकते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, उस तरीके से भी समझ लिया आपने। यहाँ पे हम लेंथ मान के ही समझते हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। फिर अपने अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं भाई कि एक यूनिट लेंथ को हमने कितना यूनिट गिवन वेक्टर माना हुआ है, तो फिर अपना कन्वर्ट करते हैं। अच्छी बात। पर ये तो आपको समझ में आया, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड बाहर की तरफ। अच्छी बात है भाई साहब, अच्छी बात है। मैं फिर से दोबारा डायग्राम बनाऊंगा इसका, टेंशन मत लीजिए आप। मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको मैग्नीट्यूड क्लियरली समझ में आ जाए। मतलब बच्चों, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो आप, तो अपना एक वेक्टर ऐसे था, दूसरा वेक्टर ऐसे था, ठीक है, ये ए एक्स था, ये ए वाई था, और फिर अपना एक वेक्टर ए जेड ऐसे था। यही था ना पूरा कहानी, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे थे, इन तीनों का मदद लेके क्यूबॉइड बना रहे थे। क्यूबॉइड कैसे बनाते रहते भाई, तो एक इसके पैरेलल यहाँ पे ले लिया, अच्छी बात है, एक इसके पैरेलल यहाँ पे ले लिया, अच्छी बात है। लो भाई, एक इसके पैरेलल, इसी के पैरेलल यहाँ पे पहले लिया था, फिर अब यहाँ पे ले रहे हैं हम, ले लिया। एक इसके पैरेलल मतलब वाई के पैरेलल, ये वाई के पैरेलल था, फिर ऐसे लिया हमने, ऐसे ले लिया। फिर से हम
एक्स के पैरेलल लेंगे, ऐसे एक साइड ले लिया, फिर हम जेड के पैरेलल लेंगे, तो ऐसे ले लिए, फिर ये ऑटोमेटिक ऐसे आ जाएगा, तो क्यूबॉइड ही बनेगा। ठीक है, क्यूबॉइड ही बनता है। तो मैंने बताया भाई कि ए वेक्टर जो है अपना वो ax प्लस ए वाई प्लस ए जेड है। दैट इज अ वेरी फंटास्टिक थिंग। ax वेक्टर, इसका ax वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम ax बोल देते हैं। ठीक है, साइन के साथ आएगा, ऑफ कोर्स साइन के साथ आना चाहिए इसको। ठीक है, -3 लेना, मैग्नीट्यूड मत बोलो इसको बच्चों, मैग्नीट्यूड मत बोलो, एक्स बोल दो साइन के साथ, प्लस माइनस आई कैप जे कैप तो लगाते हैं, मैग्नीट्यूड मत बोलना क्या, क्योंकि ऐसा मैंने बताया नहीं है। ठीक है, ये हमने अलग अलग तरीक़ों से सीखा है, वो चलेगा अपना। तो बच्चों मैं अगर कहूँ कि मैं ऐसे इसको ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, ऐसे ध्यान से देखो, कैसे ऑब्जर्व करोगे, ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, 1 मिनट ध्यान से देखते रहो आप, ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, ax प्लस ए जेड प्लस ए वाई, ऐसे ऑब्जर्व करते हैं। मतलब ए वेक्टर को हम ऑब्जर्व करते हैं ax प्लस ए जेड, समझाऊंगा ऐसे क्यों ऑब्जर्व कर रहा हूँ, प्लस ए वाई, मतलब ax प्लस ए जेड का काम पहले करेंगे, तो एक्स जेड प्लेन में आ जाएगा ax प्लस ए जेड, ये वाला हो गया, ये आखिर क्या हो गया, ये हो गया ax प्लस ए जेड प्लस ए वाई कर रहे हो, ax प्लस ए जेड एक वेक्टर मान लिया, प्लस ए वाई कर रहे हो, तब जाके अपना ए वेक्टर मिल रहा है, ax प्लस ए वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब बच्चों देखो ये वेक्टर किस में है, एक्स जेड प्लेन में है, ये वेक्टर y के अलॉन्ग है प्लस ए वाई, इन दोनों को साथ साथ ट्रीट करते हैं और इसको अलग से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये वेक्टर तो इस प्लेन में है और ये y एक्सिस परपेंडिकुलर, मतलब ये तो 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा ऑफ कोर्स। और ax प्लस ए जेड की जो मैग्नीट्यूड हो गई, ax प्लस ए जेड की जो मैग्नीट्यूड हो गई बच्चों, वो कहीं ना कहीं ax स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर है, इसकी मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे भी तो 90 डिग्री है। इस बेस वाले ट्रायंगल के लिए, बेस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस का काम कर रहा है, बेस वाले यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, इस बेस के लिए, इस बेस के लिए, समझे कि नहीं, एक्स जेड प्लेन में ये, क्योंकि एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग है तो परपेंडिकुलर ही है, तो एक्स वेक्टर और ए जेड वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऐसे आएगा, अच्छी बात है। और ए वाई वेक्टर, अब इस ट्रायंगल में देखो, इस वर्टिकल ट्रायंगल में देखो ऐसे, तो ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब यहाँ पे ए वेक्टर जो है हाइपोटेनस का काम कर रहा है, यानी कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसको कुछ तो मान लो, इसको बोल दो बच्चों ए एक्स जेड वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स जेड वेक्टर प्लस, मतलब ए एक्स जेड वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों, वो हो गया अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स जेड प्लस ए वाई, और ए एक्स जेड और ए वाई परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज देखो बच्चों, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो हो जाएगी अंडर रूट ए एक्स जेड का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड वाइज प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, मतलब बच्चों इसका होल स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, मतलब बच्चों रीअरेंज करके लिख दो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। मतलब बच्चों अगर ए वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं कायदे से, कोई भी वेक्टर ऐसा है, कोई भी वेक्टर अगर ऐसा है, ए वेक्टर को हम ऐसे लिख देंगे, ए एक्स वेक्टर ए एक्स आई कैप है, ए वाई जे कैप है और ए जेड के कैप, यही तो है। ए एक्स को ए एक्स आई कैप लिखते हैं, ए वाई वेक्टर को ए वाई जे कैप लिखते हैं, ए जेड वेक्टर को ए जेड के कैप लिखते हैं। तो जो ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अपना, समझ में आ गया है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर
प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हम पहले बेस पे एक ट्रायंगल देख रहे हैं क्यूबॉइड बना के, बेस पे एक ट्रायंगल देख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, ये डायगोनल। अब क्यूबॉइड का भाई ये क्या है? बॉडी डायगोनल है। तो क्यूबॉइड का बॉडी डायगोनल क्या होता है? अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, होता है कि नहीं? तो भाई ये अगर हमने एक्स ए वाई और ए जेड कंपोनेंट के पैरेलल 3 और लाइन ड्रॉ कर दी तो एक क्यूबॉइड कंप्लीट हो गया है। आप खुद से ट्राई करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। एक्स के पैरेलल 3, ए वाई के पैरेलल 3 और ए जेड के पैरेलल 3 हमने ड्रॉ किया, तो एक तो पहले से अवेलेबल था और 3 और हो गया, मतलब 3 3 जा 9 और 3 12। तो ये क्या बन गया? क्यूबॉइड बन गया। अब जब क्यूबॉइड बन ही गया है तो क्यूबॉइड का डायगोनल के फॉर्म में हमारे पास क्या आ रहा है? ए वेक्टर आ रहा है। तो क्यूबॉइड का लेंथ ही ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा। मतलब यहाँ पर अगर ए एक्स को लेंथ मानो, ए वाई को ब्रेथ मानो, ए जेड को हाइट मानो, यहाँ पे तो ए वाई हाइट के फॉर्म में आ रहा है, ए एक्स लेंथ, ए वाई ब्रेथ, ए जेड ब्रेथ और ए वाई हाइट के फॉर्म में आ रहा है। वही बात हो गई यहाँ पर, अंडर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। तो इतना मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। तो बच्चों अब 3D में हम वेक्टर्स को कैसे लिख पा रहे हैं? 3D में हम वेक्टर्स को लिख पा रहे हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। कैसे भी करके आप यहाँ पहुँच जाओगे। जैसे कोई वेक्टर बोल दिया 4i कैप माइनस 5j कैप माइनस 7k कैप, तो कैसे करोगे भाई साहब? एक्स वाई जेड एक्सिस बना लो। पहला काम ये करना हरदम अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए कि टेल ऑफ द वेक्टर को ओरिजिन पे ले लेना है। तो टेल ऑफ द वेक्टर को फिर से हमने ओरिजिन पे ले लिया है। हम बहुत सिंपली करवा रहा हूँ चीज़ों को। 4i कैप मतलब 4 इधर, ये 4i कैप है बच्चों। अब देखो ये माइनस 5j कैप मतलब वाई एक्सिस इधर है, माइनस 5j कैप। माइनस 7k कैप मतलब जेड एक्सिस इधर है बच्चों, लेकिन ये वेक्टर किधर है? एक मिनट सही बन रहा है क्या? दिखा रहा हूँ एक बार। ऐसे मतलब कि ऐसे दिखेगा। देखो इसको क्या लिखा था मैंने? माइनस 5j कैप, ये तो ठीक है। एक ऐसे आ जाएगा, ये कितना आ गया अपना? माइनस 7k कैप। मतलब ये है बिलो, क्योंकि जेड एक्सिस बाहर की तरफ दिखा रहा है, तो निगेटिव जेड एक्सिस। माइनस 7 का के कैप का मतलब 7 अंदर की तरफ। अब क्या करो कि ज्वाइन कर दो यहाँ पर, यही वेक्टर हो गया, यही ए वेक्टर है अपना। है ए वेक्टर ही माना है ना इसको, ए वेक्टर यहाँ पे ऐसे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हो गया वो हो गया अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर। अब जो भी वैल्यू है लिख लो। क्लियर हो गई चीज़ें? ठीक है, ठीक है। तो बच्चों ऐसा फॉर्म भी दे सकता है कभी कभी, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको। मैग्नीट्यूड तो आप पता कर लेंगे ऑब्वियसली, अच्छी बात है। आपने जियोमेट्रिकली भी चीज़ों को एनालाइज कर लिया, अच्छी बात। कभी कभी ये भी दे सकता है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, इफ a vector makes alpha, beta and gamma with x axis, y axis and z axis respectively, if magnitude of vector is a, राइट द वेक्टर। सिंपली राइट कर लो क्या होगा वेक्टर। तो वेक्टर को फिर से हम ए वेक्टर बाय डिफॉल्ट मान ले रहे हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ए एक्स होता है बच्चों ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा आई कैप। ए वाई ए कॉस बीटा,
ये मैंने प्रोजेक्शन पहले बताया हुआ है, पहले लिख लूँ। मैंने प्रोजेक्शन पहले आपको बताया हुआ है, राइट। मैंने प्रोजेक्शन पहले आपको बताया हुआ है कि किसी डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट हम लिखते हैं, कॉस ऑफ द एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने बताया था कॉस ऑफ द एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स के अलॉन्ग, एक्स के साथ अल्फा बना रहा था तो ए कॉस अल्फा, वाई के साथ बीटा बना रहा था तो ए कॉस बीटा, जेड के साथ गामा बना रहा था तो ए कॉस गामा। उधर उधर का कंपोनेंट आ गया, आई कैप जे कैप के कैप लगा दिया। साइन तो कॉस ऑफ द एंगल के साथ ही आ जाएगा, जैसे निगेटिव भी मैंने बता दिया, पॉजिटिव भी बता दिया। तो साइन तो अपना कॉस ऑफ द एंगल से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आ जाएगा, बस आई कैप जे कैप के कैप चिपकाना होता है बच्चों, है कि नहीं। तो यहाँ पे बच्चों एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि भाई साहब अगर ए कॉमन ले लें और ए को इधर कर दें तो ए वेक्टर बाई ए वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप आ गया। अब बच्चों ये चीज़ क्या शो कर रहा था, ये तो शो कर रहा था यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड। यानी कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, ये वाला पूरा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। यानी यूनिट वेक्टर का मतलब कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड कॉफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट करते हैं तो मैग्नीट्यूड मिलता है। मैग्नीट्यूड यहाँ पे इसका, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। और चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 है। इसका मतलब है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 आ गया। अल्फा बीटा गामा को बच्चे बोलते हैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, याद रख लेना, डायरेक्शंस ऑफ कोसाइंस ऑफ गिवन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन बोलते हैं इसको। अल्फा बीटा गामा को ही हम डायरेक्शन ऑफ कोसाइन बोलते हैं। एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ ये एंगल बनाता है। जैसे कि आपको क्लियरली अभी मैं दिखा भी दे रहा हूँ कैसा दिखेगा एक्चुअल में, जो दिखेगा वही दिखाऊंगा। यहाँ देखो बच्चों, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस। बच्चों कोई वेक्टर है अपना, यहाँ पर वेक्टर है कोई ऐसे, ऐसे है कोई ऐसे, ये अल्फा बना रहा है इसके साथ, बीटा बना रहा है इसके साथ गामा बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है, ऐसा दिखेगा। देखो कम से कम ऐसा है, ऐसा है, एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा। ऐसा अगर कोई वेक्टर हो तो एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यही है बच्चों कंडीशन है यहाँ पे। सारी चीज़ें समझ में आ गई। एक क्वेश्चन पूछ देता है बच्चों, मैं इसी स्लाइड में आपको समझा दे रहा हूँ कि अगर यही केस हो, क्वेश्चन इस टाइप से लेता है वो क्वेश्चन लेने वाला जो भी है कि इफ अ वेक्टर मेक्स अल्फा बीटा गामा विथ एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली देन वो पूछता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू बता दो। ये तो पता चल गया ना, ये यूनिट वेक्टर है किसी वेक्टर। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस है। अरे डायरेक्शन ऑफ कोसाइन मैंने क्या बोल दिया है, अल्फा बीटा गामा नहीं भाई, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस हो जाता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये हो जाता है बच्चों डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, अल्फा बीटा गामा, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम लोग डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस बोलते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर किसी का ऐसे ही लिखते हैं, अच्छी बात है बच्चों। कितना होगा, अच्छी बात है। तो अपन को एक चीज़ यहाँ से क्लैरिटी मिल चुकी है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 के बराबर होगा। ये अपन को पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होगा, 1 होगा।
बच्चों इधर भी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और इधर भी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा जोड़ दो प्लस साइन स्क्वायर गामा, प्लस पहले से अवेलेबल था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। यहाँ ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 हो जाएगा। तो 3 पेयर मिलके ये 3 हो गया, तो इस साइड हो गया बच्चों 3 हो गया, राइट। इस साइड हम लिख देंगे 3 इज इक्वल टू 1 प्लस गिवन है जो चाहिए अपन को साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, यही चाहिए। अब ये इधर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। 3 में से 1 गया, 2 के बराबर हो जाएगी। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? लाइफ ईजी है, लाइफ आपका बहुत ही ईजी है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आप किसी का भी पता कर सकते हैं, आप कुछ भी अभी पता कर सकते हैं, है कि नहीं? कितना लाइफ ईजी है आपका, आप यहाँ पे देखें, है कि नहीं? एक्स एक्स के साथ फिर से बता रहा हूँ अल्फा बना रहा है, इसीलिए एक्स के अलोंग कंपोनेंट ए कॉस अल्फा है। वाई के साथ बीटा बना रहा है, इसलिए वाई के अलोंग कंपोनेंट ए कॉस बीटा है। जेड के साथ गामा बना रहा है। किसी के साथ अगर एंगल कुछ दिया हुआ हो किसी डायरेक्शन के साथ, तो उसके अलोंग वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके थे, तो वही तो लगा रहा हूँ मैं यहाँ बार बार कि अगर किसी डायरेक्शन के साथ वेक्टर थीटा बनाता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ए है, तो उस डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ जेड के अलोंग ए कॉस गामा हो जाएगा, वाई के अलोंग ए कॉस बीटा हो जाएगा, एक्स के अलोंग ए कॉस अल्फा हो जाएगा। आई कैप जे कैप के कैप तो हम लगाते ही हैं, क्योंकि वेक्टर को हम ऐसे ही लिखते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ए एक्स ए कॉस अल्फा, ए वाई ए कॉस बीटा, ए जेड ए कॉस गामा। इसी तरीके से क्या हुआ, ए कॉमन में आ जाएगा, यहाँ ए कॉमन इधर चला गया, तो ए वेक्टर बाई, यही तो यूनिट वेक्टर होता है, वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड, यही तो यूनिट वेक्टर होता है। मोड में डाल दिया मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यानी यूनिट वेक्टर भी तो एक वेक्टर है जो, तो यूनिट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कॉस अल्फा है, यूनिट वेक्टर का वाई कंपोनेंट कॉस बीटा है, यूनिट वेक्टर का जेड कंपोनेंट कॉस गामा है। तो अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का होल स्क्वायर, यही तो मैग्नीट्यूड देता है। क्या मैग्नीट्यूड कहाँ से आ रहा था, मैग्नीट्यूड कहाँ से आ रहा था, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का होल स्क्वायर का अंडर रूट। मैग्नीट्यूड कहाँ से आ रहा था भाई, मैग्नीट्यूड कहाँ से आ रहा था, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का होल स्क्वायर, जेड कंपोनेंट का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई सारी बातें? ये तो समझ ही गए होगे। किसी तरीके से जाओ, ये भी मैंने बता दिया है। पहले अगर ए वाई भी ले तो ए वाई, फिर ए जेड, फिर ए एक्स, यहीं पहुँचेंगे। हाँ, पहले अगर ए जेड लेते, हाँ, फिर अगर हम ए एक्स लेते, फिर अगर ए वाई लेते, फिर भी हम यहीं पहुँचते। माने इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पर पहुँच रहे हैं, टेल से हेड पर पहुँच रहे हैं, 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलते हुए पहुँच रहे हैं। 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम इंडिपेंडेंटली चल सकते हैं, एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग चल सकते हैं। चलने से भी आप समझ सकते हो, क्योंकि चलने से आपको लेंथ मिलेगा, और लेंथ के टर्म में आपने मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रखा है वेक्टर के लिए, जब एरो फॉर्म में दिखाते हैं तो मेरे को लग रहा है कि आपको ये बात चमक गई है। ठीक है, अच्छी बात, अच्छी बात है भाई साहब, दैट्स ग्रेट थिंग। अच्छा एक चीज़ बताओ, मान लो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सबको पता है इस धरती पर। मान लो कि ये वाला एंगल है थीटा। अब बोल रहा है कि इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा। सिर्फ यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, नो फ्रिक्शन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, क्या हो रहा होगा? तो एक्सेलरेशन तो हरदम ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो इंक्लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन का क्या कंपोनेंट हो जाएगा? तो यहाँ पे जी नीचे की तरफ है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है। मतलब इस डायरेक्शन के साथ ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर है वो 90 माइनस थीटा बना रहा है।
इसके अलोंग जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हो जाएगा a, यहाँ पर g इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कॉस ऑफ द एंगल से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, कॉस ऑफ द एंगल से। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर जो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस इंक्लाइंड प्लेन के साथ 90 माइनस थीटा बना रहा है, यानी कॉस ऑफ दिस एंगल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जी साइन थीटा हो जाएगा। इसके अलोंग जी साइन थीटा हो जाएगा। और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, मतलब ये 90 डिग्री ले, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो इधर जी कॉस थीटा हो जाएगा। तो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग तोड़ दिया है, एक इंक्लाइन के अलोंग, एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। इसको एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको वाई एक्सिस बोल दिया। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी को मान सकते हैं। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये अपना वेक्टर था, इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया। बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एकदम एडवांस लेवल बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। किसी भी वेक्टर को किसी भी प्लेन में दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग कंप्लीटली तोड़ सकते हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में था। जनरली हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे करते हैं, पर ज़रूरत कभी कभी हो सकता है कि एक्स एक्सिस इधर मानना पड़े, तो वाई एक्सिस तो इधर मानोगे ना। तो एक्स के अलोंग जी का कंपोनेंट जी कॉस 90 माइनस थीटा, और वाई के अलोंग जब भी लेना है तो परपेंडिकुलर लेना है। एक इंक्लाइन के अलोंग लिए हैं एक्सिस, तो दूसरा एक्सिस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर ही लेना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। तभी आप प्लेन में वेक्टर को दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग तोड़ पाओगे। अगर एक डायरेक्शन को आप मान चुके हो तो दूसरा एक्सिस उस एक्सिस के परपेंडिकुलर ही लेना पड़ेगा आपको। बात समझ में आई कि नहीं है? दूसरा डायरेक्शन, जैसे एक इंक्लाइन के अलोंग लिया है तो दूसरा इंक्लाइन के परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। मेरे को लगता है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं धीरे धीरे, है कि नहीं? अब एक चीज़ बच्चा है, बच्चों थोड़ा सा देख लेते हैं, उसका नाम है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ध्यान से देखो। पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं होता है बच्चों, अगर 2D में आप देखना चाहो, पहले 2D से समझाता हूँ, फिर 3D भी आपको समझ में आ जाएगा। यही काम तो हम अब तक कर रहे थे, तो कोई बड़ी बात है नहीं, यहीं पे सारा समझा दूंगा। मतलब बच्चों ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हरदम पोजीशन लिखते हैं, तो अगर कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई प्लेन में, तो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। पोजीशन वेक्टर का मतलब बस यही होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसको ऐसे लिख देते हैं, अगर कोई पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे चलोगे, पहले एक्स के अलोंग एक्स चलोगे, फिर वाई के अलोंग वाई चलोगे, तो एक्स आई कैप हो गया प्लस वाई जे कैप हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर मान लो यहाँ तो सीधा पोजीशन ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है पोजीशन वेक्टर। जैसे बच्चों कोई अगर बोल दिया, कोई पॉइंट बोल दिया -3,4, मतलब 3 हम निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं और 4 हम पॉजिटिव एक्स, यही हो गया। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर से शो करते हैं, तो यहाँ पे आर वेक्टर क्या हो गया? -3 आई कैप, उसके बाद 4 जे कैप की तरफ, 3 आई कैप की तरफ। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब सिर्फ यही है। ये डायरेक्ट समझ में आ गया होगा कि क्या बात है। हम इंडिपेंडेंटली चलते हैं, अगर इसी के मदद से उधर भी सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करो तो आराम समझ में आ जाएगा आपको। अगर मान लो कि स्पेस में बात कर रहे हैं, 3D में, स्पेस में अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, 3D में अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई 1, 2, 3 पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है एक्स, वाई, जेड का, तो ये सिंपली हो जाता है बच्चों एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसको हम लिखेंगे पहले 1 इधर मतलब आई कैप, फिर 2 इधर प्लस 2 जे कैप प्लस 3 इधर 3 के कैप। -3 के कैप रहता तो 3 अंदर की तरफ, -2 जे कैप रहता तो 2 नीचे की तरफ, और -i कैप रहता तो। ये समझ में आ गया, पोजीशन वेक्टर आपको समझ में आ गया। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज टेकन, सिर्फ अगर पोजीशन वेक्टर दिया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब टेल एट ओरिजिन, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या है पोजीशन? भाई पोजीशन क्या है? चल के गए हो,
एक्स के अलॉन्ग इंडिपेंडेंटली चले हो, वाई के अलॉन्ग इंडिपेंडेंटली चले हो, जेड के अलॉन्ग इंडिपेंडेंटली चले हो, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के। लाइफ तो बहुत ईजी है भाई साहब। तो यहाँ पर किसी भी पोजीशन को आप बहुत ही आराम से और प्यार से y कॉमा जेड को आप लिख सकते हो ऐसे। ये जो हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, अच्छी बात है। पोजीशन। अब बच्चों एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, कभी कभी ऐसा होगा कि कोई वेक्टर होगा और वेक्टर का टेल का पोजीशन वेक्टर दे देगा और हेड का पोजीशन वेक्टर दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि वेक्टर क्या है। समटाइम्स इट हैपेंस दैट दे विल गिव यू पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल एज वेल एज पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड। तो ऐसे रहेगा वेक्टर, मान लो कि x1 कॉमा y1 कॉमा z1 है और ये x2 कॉमा y2 कॉमा z2 है। तो किसी भी वेक्टर को हम लिखते हैं, जैसे ए वेक्टर है, तो कोई भी वेक्टर जो लिखते हैं ना, वो लिखते हैं पीवी ऑफ हेड माइनस पीवी ऑफ टेल, ऐसा लिखते हैं हम वेक्टर को, ऐसे ही लिखा जाता है। तो इस वेक्टर के लिए बच्चों ए वेक्टर इज इक्वल टू हम लिखेंगे पीवी ऑफ हेड क्या हो गया x2 y कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है, माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब बच्चों x का काम x के साथ, y के काम y के साथ, यानी x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये डेल्टा x x में चेंज, डेल्टा y डेल्टा x x2 माइनस x1। अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में देखना चाहो तब भी इसको देख सकते हो। उस टर्म में देखना चाहो कि x का चेंजिंग हुआ है x1 से x2 तक, तो पहले x के अलॉन्ग मूव किया, x के अलॉन्ग मूव किया, फिर y में चेंजिंग हो गया कहाँ से, y1 से y2 तक, तो y1, फिर z में चेंजिंग हो गया z1 से z2 तक। क्योंकि अगर सिर्फ x के अलॉन्ग चलोगे तो y z चेंज नहीं होगा, सिर्फ y के अलॉन्ग चेंज करोगे तो जो y एक बार हो गया था उसके बाद फिर चेंज नहीं करेगा। अगर जिस समय तक सिर्फ हम x के अलॉन्ग चल रहे होते हैं उस समय तक y z चेंज नहीं कर रहा होता। अब अगर y के अलॉन्ग हम चलने लगे तो जब तक केवल y के अलॉन्ग चल रहे हैं तब तक x z चेंज नहीं होगा। z के अलॉन्ग चलने लगे तो x y चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैं इस पे चल रहा हूँ तो x एक्सिस पे अगर सिर्फ चल रहा हूँ मैं तो इसका x, 0,0 हो जाएगा कोऑर्डिनेट। y एक्सिस का सारा कोऑर्डिनेट y एक्सिस कब तक चलते रहोगे, तो 0, कोई जनरल पॉइंट z के अलॉन्ग कोई z पे कोई भी पॉइंट क्या होगा 0,0, पैरेलल भी चलोगे तो अगर x के पैरेलल चलोगे तो y z चेंज नहीं करेगा, y के पैरेलल चलोगे तो x z चेंज नहीं करेगा। अगर किसी के अलॉन्ग या पैरेलल चलते हैं तो सिर्फ उसी का कोऑर्डिनेट चेंज होता है, बाकी का कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है। समझ में आ गई बात? मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाऊँगा, इतना भी आप समझ लो बहुत है। यानी कि बच्चों यहाँ पे a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो गया, ये ax क्या हो गया, ax यहाँ पे हो गया x2 माइनस x1 और ay क्या हो गया यहाँ पे y2 माइनस y1 और az क्या हो गया यहाँ पे z2 माइनस z1। तो यहाँ पे बच्चों जो वेक्टर है उसको हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। तो अब a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हो गया x क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है कि लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, यही हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इस केस में बच्चों। इस केस में यही बात हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहीं पे बच्चों एक प्यारी सी बात है,
यहीं पे मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का मतलब थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि बाद में आपको थोड़ा कष्ट नहीं हो। आप कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट अभी क्यों बता रहे हो सर, तो मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा लाइफ आपका ईजी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअल में डेफिनेशन जो होता है बच्चों, वो होता है चेंज इन पोजीशन, या चेंज इन पोजीशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर, बस यही मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और पोजीशन में भी क्या, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन में भी क्या, पोजीशन वेक्टर, यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर ऐसा कुछ है स्पेस में, एक्स वाई का मदद लेके ही केवल समझ लो आप कि पहले इनिशियल पोजीशन ये था x1, y1 या कुछ तो, या इसको हम बोल देंगे r इनिशियल, और फाइनल xy प्लेन में ही मान ले रहे हैं x2, y2, या इसको ऐसे बोलेंगे, फाइनल पोजीशन को ऐसे शो करते हैं, r फाइनल को ऐसे शो कर रहे हैं, पोजीशन को ऐसे ही तो शो करते थे, कैसे शो करते थे भाई, पोजीशन वेक्टर को ऐसे शो करते, इसको r वेक्टर को, यही पोजीशन वेक्टर था, यही एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप प्लस, ये दिखाया था ना, पोजीशन वेक्टर को ऐसे शो करते हैं भाई साहब, कोई भी यहाँ पॉइंट है x, y तो ऐसे शो करते हैं पोजीशन वेक्टर को, ठीक है। इस पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे शो कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर को जनरली हम ऐसे शो करते हैं कि नहीं, अगर कोई यहाँ पे पॉइंट है तो इसके पोजीशन वेक्टर को ऐसे शो करेंगे, समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों ये r फाइनल हो गया, तो अपन को डिस्प्लेसमेंट क्या आना चाहिए, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर का है, टेल तो कॉमन है ओरिजिन पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे हो जाएगा, यही हो जाएगा r फाइनल माइनस r इनिशियल, यही डिस्प्लेसमेंट देगा। मतलब यहाँ से यहाँ गया है, ऑफ कोर्स नज़र आ रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो यहाँ से यहाँ हुआ है एक्चुअली में, यानी यहाँ पे टेल है और यहाँ पे हेड है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हेड का पोजीशन वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर, टेल का पोजीशन वेक्टर इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो फिर से पहले वाला ही डिफिनीशन अपना आ गया, यही डिस्प्लेसमेंट देगा यहाँ पर, समझ गया कि नहीं, कि फिर से बनाना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया है तो r1 यहाँ, r इनिशियल यहाँ है और r फाइनल यहाँ है, मतलब r फाइनल माइनस r इनिशियल ये हो गया, और यही क्या हो गया बच्चों, यही हो गया डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r। डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। मतलब डिस्प्लेसमेंट का टेल जो होगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर पे होगा, और डिस्प्लेसमेंट का हेड जो होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर पे होगा। इनिशियल से ऐसे भी तो है कि यहाँ से यहाँ गया है वो आदमी, अरे यहाँ था यहाँ चला गया, तो यही तो है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ था यहाँ चला गया, तो यही तो है डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर से भी आ गया अपना, वेक्टर के डिफरेंस वाले मेथड से भी आ गया कि टेल कॉमन पॉइंट पे है पोजीशन वेक्टर का, तो डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर हेड ज्वाइन करने से आएगा, जिसमें से घटाएंगे उसके हेड के तरफ रिजल्ट का हेड होगा, दैट्स इट, यही था बच्चों। और रिलेटिव पोजीशन वेक्टर मतलब पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये देख लेते हैं। रिलेटिव पोजीशन या रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, ये क्या होता है, रिलेटिव पोजीशन क्या है, मतलब अगर बी का पोजीशन है, पोजीशन ऑफ बी जो है आर बी इसको बोल देते हैं पोजीशन ऑफ बी को, और पोजीशन ऑफ ए को हम आर ए बोल देते हैं। तो पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एरो नहीं है जी, एरो देने का आदत लग गया है, तो क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ये कहते हैं पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मतलब आर ए माइनस आर बी, इसी को हम लिखते हैं आर ए बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। मतलब ऐसे भी देखो, देखने में फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ से ऐसे
यहाँ से ऐसे, मतलब मान लो कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो बी जब देखेगा, कौन देख रहा है बी, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, तो बी जब देखेगा ए को तो यहाँ देखेगा ना जी, और ये क्या है आर बी और ये क्या है आर ए। तो अगर कॉमन टेल है तो हेड को ज्वाइन करने से आर ए माइनस आर बी आएगा, तो आर ए माइनस आर बी तो ऐसे ही आएगा ना, आर ए माइनस आर बी का हेड आर ए के हेड पर होगा। इतनी चीज़ें आपने आज समझ ली है कि नहीं, गेटिंग द पॉइंट और नॉट। अगर मान लो कि ठीक है, क्वेश्चन देते हैं हम प्रोजेक्शन पे। क्या क्वेश्चन है कि इफ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन मेक्स 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ध्यान से सुनना, 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस एंड सम एंगल विथ जेड एक्सिस, फाइंड सम एंगल कितना मान लेते हैं, गामा ही मान लेते हैं, एंगल विथ जेड एक्सिस, फाइंड गामा, ऑल्सो फाइंड द वेक्टर। यूनिट वेक्टर भी पता कर लेना, अच्छी बात है। सॉल्यूशन लिखो भाई साहब। क्या भाई साहब, कोई भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, जिंदगी में एक चीज़ तय है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हरदम 1 होगा, ये तय बात। अल्फा एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल मतलब कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस बीटा भी 60 डिग्री है, वाई एक्सिस के साथ वाला एंगल प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। 1/4 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, यानी कि कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2, यानी कॉस गामा यहाँ सोल्व करोगे बच्चों तो प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा। मतलब गामा का वैल्यू यहाँ पर या तो 45 डिग्री हो सकता है, नहीं तो 135 डिग्री हो सकता है। दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, है कि नहीं। तो अब वेक्टर कैसे हम लिखेंगे, तो वेक्टर हम लिखते हैं बच्चों, ए वेक्टर अगर मान लेते हैं उसको, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, यानी ए एक्स ए कॉस अल्फ़ा प्लस ए कॉस बीटा प्लस ए कॉस गामा। अब तो लाइफ ईजी है, ए 100 इंटू 1/2 आई कैप प्लस ए का मैग्नीट्यूड 100 इंटू 1/2 जे कैप प्लस 100, पहले 1/√2 ले लेते हैं, कॉस 45 लेते हैं, कॉस गामा कॉस 45 मतलब 1/√2 के कैप। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि 50 आई कैप प्लस 50 जे कैप प्लस 50√2 के कैप आ जाए, और एक पॉसिबिलिटी है कॉस गामा की वैल्यू माइनस 1/√2, मतलब ये दोनों तो अल्फा बीटा सेम है, गामा चेंज हो जाएगा। तो एक और पॉसिबिलिटी जो है, अनदर पॉसिबिलिटी, वो 50 आई कैप प्लस 50 जे कैप माइनस 50√2 के कैप है बच्चों। क्यों? क्योंकि 100 इंटू कॉस 135 कॉस गामा से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 1/√2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 1/√2 से, किसको, जेड कंपोनेंट को, क्योंकि 45 डिग्री भी हो सकता है, 135 डिग्री भी हो सकता है। तो आज के लिए हम चीज़ों को यहीं पे विश्राम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों फिर से हम छोटा सेशन होगा, PYQ ही करेंगे, जितना अभी तक मैं करवा चुका हूँ उतने पे बेस्ट जो भी PYQ होगा करवाऊँगा। उसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट पे जाएंगे, फिर प्रोजेक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट के टर्म में पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स को, फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट में जाएंगे, फिर वेक्टर की समाप्ति हो जाएगी। अच्छे से आप कर लीजिएगा इसको, राइट।